Hello students, welcome to session 1 on some applications of trigonometry। यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एप्लीकेशंस यानी उसका यूसेज देखेंगे। तो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री की डिस्कवरी क्यों हुई थी? तो इसका सबसे पहले हमने जो इसका यूसेज महसूस किया था वो था एस्ट्रोनॉमी में, कि अर्थ से हमको किसी प्लेनेट या स्टार का डिस्टेंस अगर निकालना है तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हमें जरूरत पड़ी, है ना, उसकी आवश्यकता फील हुई। वी फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन दैट फील्ड, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। इसके अलावा जितने भी फिजिकल साइंसेस हैं उसमें, है ना, ज्योग्राफी में आइलैंड की लोकेशन निकालने में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की हेल्प से, इन सभी में ट्रिग्नोमेट्री का यूसेज होता है। शिप्स की पोजीशन लोकेट करने में इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूसेज होता है। अगर हमें किसी और चीज की हाइट निकालना है तो वहां भी इसका यूज होता है, या डिस्टेंस निकालना है उसका भी ट्रिग्नोमेट्री का उसमें भी यूज होता है। तो एक्चुअल में हमें क्या क्या चाहिए होगा जब हम इसको यूज करने जा रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम जो ट्रायंगल जैसा एक फिगर बनेगा वो फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक एंगल चाहिए होता है हमें, एंगल थीटा, है ना, जो कि एक्यूट एंगल होता है, वो हमें जरूरत पड़ती है। तो किसी भी चीज को जब हम व्यू करेंगे तो क्या होगा, हमारी आई के ऊपर एक एंगल फॉर्म जरूर होगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं उसके लिए। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में से एक बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड क्लिनोमीटर, CLINO, क्लिनोमीटर। इसको आप कभी भी बना सकते हैं। इसमें क्लिनोमीटर में क्या होता है, एक पतली सी, बहुत ही पतली पाइप होती है, रिफिल की, आपका जो रिफिल होती है उसकी पाइप को भी खाली करके यूज कर सकते हैं हम, या और थोड़ी लंबी हो तो और अच्छा होगा। और यहाँ सेंटर में क्या होता है, एक सर्कुलर प्रोटेक्टर लगा होता है। क्या लगा होता है? सर्कुलर प्रोटेक्टर। और ये एक स्टैंड में फिक्स होता है इस तरह से। यहां अगर आपकी आई पोजीशन हो, यहां अगर आपकी आई की पोजीशन हो तो क्या होगा, यहां से हम अगर देखेंगे तो ये इस सर्कुलर प्रोटेक्टर के साथ यहाँ कितना एंगल बन रहा है ये हमको पता पड़ जाएगा, कितना एंगल यहाँ बन रहा है। तो ये एंगल की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपकी बुक में भी दिया हुआ है, देखिएगा जरूर उसको, थियोडोलाइट। दिस इज अ साइंटिफिक apparatus, है ना। इसका भी यूज करके हम एंगल को डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के साथ कितना एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो जरूरी होती है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए, मैंने अभी चश्मा लगाया हुआ हूं, अगर मैं चश्मा हटा देता हूं तो मेरी आई पोजीशन आपको ज्यादा अच्छे से रीड होगी। तो आई पोजीशन के लिए क्या करना है, देखिएगा जरा। जब मैं बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा हूं, सीधा देख रहा हूं, यानी मेरी आंखें जो है हॉरिजॉन्टल है, किसके हॉरिजॉन्टल? अर्थ सरफेस के। तो ये मेरी आंखों से जो लाइन ज्वाइन करेगी, पैरेलल लाइन, किसके? अर्थ सरफेस के, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। अब इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से अगर मैं किसी चीज को ऊपर देखता हूं तो क्या होगा, मेरी आई की पोजीशन थोड़ी सी टिल्ट होगी, इस तरह से ऊपर की तरफ जब मैं देखूंगा तो आई की पोजीशन टिल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आई की जो पोजीशन है उससे मैं जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। और यहाँ पर ये जो वाली लाइन थी जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, उसके साथ अब एक एंगल बन गया है, एक्यूट एंगल। तो ये हमें जरूरत पड़ेगी। तो जब मैं ऊपर की तरफ देखूंगा हॉरिजॉन्टल से, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से अगर जमीन पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और मैं नीचे की तरफ देखता हूं तो मेरी आंखें नीचे की तरफ जो एंगल बनाएंगी हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो चलिए इसको फिगर के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो फिगर के फॉर्म में जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए जरा, अगर हम यहाँ खड़े हैं और ये हमारी आई पोजीशन है और बिल्कुल हम अटेंशन, जिसको बोलते हैं ना सावधान की मुद्रा, उसमें खड़े हुए हैं, तो उस समय आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी हेड की और आई की पोजीशन भी अटेंशन पोजीशन या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी। तो यहाँ आपका अगर ये अर्थ सरफेस है तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन हुई।
यानी हम बिल्कुल सीधा देख रहे हैं, आंखों को जरा सा भी ऊपर या नीचे की तरफ टिल्ट नहीं कर रहे हैं। उस कंडीशन में हमारी आईज के थ्रू अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इस तरह से। अब क्या करना है हमको, अब हमको अगर ऊपर की तरफ देखना है तो ऊपर की तरफ देखने के लिए क्या होगा, तो ऊपर की तरफ देखने के लिए देखिए, एक तो हॉरिजॉन्टल ये हो गया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और अब अगर मैं आइस को टिल्ट पोजीशन पे लाता हूं तो यहां से आइस ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो मेरी ये आई के ऊपर जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सपोज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है कुछ दूरी पर, दिस इज सम ऑब्जेक्ट, और एक कोई टावर है, सोच लीजिए दिस इज अ टावर, ये टावर यहाँ पर है, दिस टावर इज नेम्ड एज ए बी। तो ये अगर टावर ए बी अगर मैं इसको नाम दे देता हूं, तो यहां से मैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन से जब अपनी आई की पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ चेंज करूंगा, यानी अभी मेरी पोजीशन ये है, मैं ऊपर की तरफ जब देखूंगा तो यहां पर मेरी आई पर जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और आई अभी करंट पोजीशन में जिस पॉइंट को देख रही है, तो इस पॉइंट से इस आई को जो लाइन ज्वाइन कर रही है दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। तो ये देखिए नाम से ही क्लियर है, साइट माने जिस चीज को हम देख रहे हैं, और लाइन ऑफ साइट यानी जिस लाइन के थ्रू देख रहे हैं, अगर उसको एक लाइन से ज्वाइन कर दें दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी नॉर्मल पोजीशन ऑफ आई और आई का ऊपर की तरफ मूवमेंट, तो ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल दोनों के बीच में क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन वी आर लुकिंग एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज अबव द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड वाला केस देख लेते हैं। तो एक दूसरी कंडीशन इमेजिन की है, देखिए यहाँ पर ये रूफ टॉप के ऊपर कोई अगर खड़ा है या आप अपने घर के ऊपर खड़े हैं, तो आपकी जो नॉर्मल पोजीशन होगी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो होगी आई की, यानी आप सीधा जब देखेंगे डायरेक्ट सीधा हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये आपकी ऊपर खड़े हैं, आपकी आई की पोजीशन ली है मैंने, आई पोजीशन से जब हम बगैर गर्दन को टिल्ट किए हुए, बगैर किसी तकलीफ के सीधा देख रहे हैं, तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी। अब ऊपर खड़े हैं आप और जमीन पर यहाँ पर कोई बॉल पड़ी है, सपोज दिस इज ए बॉल बी, इस बॉल को बी पोजीशन पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, हमें गर्दन को मूव नहीं करना, केवल अपनी आई की पोजीशन को अगर हम मूव करते हैं, हल्का सा नीचे की तरफ घुमाते हैं, तो क्या होगा, यहां से हमें एक लाइन मिलेगी जो इस बी पॉइंट को ज्वाइन करेगी, आई पोजीशन से बी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट। तो अब लाइन ऑफ साइट ये हुई, जहां हम जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो लाइन ऑफ साइट हो गई। लेकिन अभी हमारी आई की जो पोजीशन है उसका मूवमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एलिवेशन याद रखेंगे, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ देखने पर जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और हॉरिजॉन्टल से अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो उस केस में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट आपको बात समझ आ गई होगी। लाइन ऑफ साइट क्या है, इट इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a point on an object to your eye, that is called as a line of sight. Line of sight means line segment joining a point on an object to your eye. तो इसका यूसेज जब हम क्वेश्चंस में देखेंगे, तो इसके क्वेश्चंस को करने के पहले ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। आपका क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में होगा, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बार अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना है, आपको उसको स्प्लिट करना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस में स्प्लिट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम यहां पर यह होगा कि अगर आपका फिगर सही बन गया, मैं बार बार बोल रहा हूं याद रखिएगा, अगर फिगर सही हो गया तो आपका 80% क्वेश्चन सही हो गया। बस 20% का काम रह जाता है, वो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे,
क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल इनिशियल स्टेज वाले फॉर्मूले, यानी वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले पढ़े थे वो डायरेक्टली यूज होते हैं और कोई बहुत बड़ा काम इसमें नहीं है। तो आपका जो जनरल क्वेश्चन को एनालाइज करने का तरीका होगा, उसके बेस पर जब आप उस क्वेश्चन को समझने के बाद फिगर जो बनाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार बार बोल रहा हूं, फिगर जो आप बनाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिगर आपका सही बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये इसकी मैं श्योरिटी दे रहा हूं आपको। और फिगर अगर गड़बड़ हो गया तो क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किस चीज पे फोकस रखना है? फोकस रखना है कि फिगर हमारा सही बने, फिगर हमारा सही बने, फिगर हमारा सही बने, ध्यान रखिए। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं। हमने यहाँ पर 9.1 एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर आपको दिया हुआ है तो उसमें आप काम बड़े आसानी से कर पाएंगे, वो इजी भी है। तो सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। तो ये एक झाड़ यहाँ पर मैंने बना दिया है, देखिए इसका फिगर ऐसा जैसा दिया है वैसा ही बनाने की कोशिश करना है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। तो अभी ये ट्री तो खड़ा है, अब ये कहां से टूटना है जरा देखिए। बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो एक झाड़ जो है वो स्टॉर्म में टूटा है। कैसे टूटा है? A tree breaks due to storm and the broken part bends, bend हुआ है टूट के, so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 डिग्री। तो एक्सपेक्टेड आपका जो 30 डिग्री एंगल होगा, 30 डिग्री क्या होगा? लगभग आप ऐसा सोच लीजिए कि इतना होगा, यहां से बहुत ज्यादा एंगल मत लीजिएगा। तो 30 डिग्री यानी ये वाला पोर्शन ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा। तो यहां से सपोज ये सी पॉइंट है, यहां से ये ट्री ब्रेक हुआ और ब्रेक होके ये इस तरह से जमीन पे जाके टिक गया, ये ब्रेक हो गया। तो ब्रेक हो गया तो अब मैं इसको यहाँ पर डैश 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 बना दे रहा हूं, देखिए। तो यहां से ये ब्रेक होके जाके कहां टिक गया? डी पॉइंट पर टिक गया ये जाके। तो ये डी पॉइंट पर जहां पर टिका जाके वहां एंगल बना रहा है 30 डिग्री। देखिए, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है जरा देखिए इसको। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। ट्री का फुट कहां है? ट्री का फुट है ए पॉइंट पर, टू ए पॉइंट वेयर द टॉप टचेस। तो पॉइंट क्या है? वो जहां पर इसका टॉप टच कर रहा है, दैट इज पॉइंट डी, इज 8 मीटर, यानी ये 8 मीटर है। तो याद रखिएगा, एक ट्रायंगल में अगर आपको कोई एक एंगल दिया हो, जैसे वहां एंगल 30 डिग्री दिया है और कोई भी एक साइड दिया, तो बाकी सब कुछ हम निकाल सकते हैं, ये याद रखिएगा। यहां पर ये एंगल क्या होगा आपको अच्छे से पता है। ट्री क्या होता है? वर्टिकली ग्रो होता है कभी भी। तो एंगल हमें क्या लेना है? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल लेना है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। आप चाहे तो डिटेल में थोड़ा सा लिख देते हैं, लिखना है तो ए बी इज ए ट्री which is broken from the point C touching the ground at D such that, तो ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। सच दैट क्या हुआ? एंगल ADC इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर। तो ये दो चीजें हैं। आपको हाइट चाहिए ट्री की, तो बहुत आसान नहीं हो गया इसको निकालना। तो हमें क्या चाहिए? AB चाहिए। AB एक्चुअल में ट्री आपका AB ही है, तो AB हाइट है। तो AB किसके इक्वल है? तो देखिए जरा, नाउ वी नीड टू फाइंड AB, हमें AB निकालना है। तो AB किसके इक्वल है? AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। AB किसके इक्वल है? AC प्लस BC। और BC किसके इक्वल है? BC इज इक्वल टू CD के इक्वल है,
क्यों भाई? क्योंकि ये ही वाला पोर्शन बेंड होके यहां पर आ गया है, तो यानी ये वाली साइड किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम AC और CD निकाल देंगे, प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो चलिए ठीक है, तो ये AB हो गया आपका, AB इज इक्वल टू दिस इज इक्वेशन 1। अब आप ट्राइंगल में जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस निकाल दीजिए, तो आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? तो अभी यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सी चीज हमारे लिए आसान है निकालना। बहुत आसान है। देखिए ये परपेंडिकुलर होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है और ये 90 डिग्री, तो ये वाली साइड बेस होगी। मैंने आपको बताया था जिस साइड के साथ ये दोनों एंगल लेंगे वो बेस होगी। 30 के अपोजिट वाली साइड क्या होगी? वो परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, तो हम सीधे परपेंडिकुलर और बेस के लिए जो रेशो है वो लगा लेते हैं। तो ऊपर के 3 रेशो जो है आपके साइन, कॉस और टेन, जनरली इतने में ही काम हो जाता है। आप नीचे के 3 भी लगा सकते हैं लगाना चाहे तो, लेकिन ऊपर के 3 में ही काम हो जाता है मेरा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, क्या है ट्रायंगल? ACD वी हैव tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो देखिए क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AC अपॉन AD, दिस गिव्स tan 30 डिग्री की वैल्यू। अब आपको ये पता होना चाहिए, मैंने बोला भी था आपको कि कुछ चीजें तो हमें ध्यान रखना है। नहीं याद है तो तुरंत sin 30 अपॉन cos 30 सोचिए, उसकी वैल्यू रख दीजिए। sin 30 cos 30 की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपकी वैल्यू आ जाएगी। मैं tan 30 की वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूं, तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू AC कितना है निकालना है हमें, AD कितना है 8 है। तो ये कितना आ गया हमारा? AC इज इक्वल टू आ गया, ट्रांसपोज करिए 8 को, तो 8/√3। ठीक है, अभी इसको हम लास्ट में जाके सॉल्व कर लेंगे। ये इतना मीटर में आया है, ये दिस इज AC। अभी हमें क्या निकालना है? CD निकालना है। CD निकालने के लिए क्या करेंगे हम? अब आपका परपेंडिकुलर आ गया है, तो आप चाहे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, चाहे पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, चाहे और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ले लीजिए। कौन सा वाला? बेस और हाइपोटेनस वाला। तो बेस और हाइपोटेनस वाला भी ले सकता हूं। बेस और हाइपोटेनस का रेशो क्या होता है? याद करिए आप अगेन, इसी ट्रायंगल में cos 30 डिग्री अगर मैं लगा दूं तो क्या होता है? cos 30 डिग्री। तो देखिए बेस ये है, ये हाइपोटेनस है। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो लगा देते हैं, बेस कितना है? बेस है AD, और हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस है CD। तो देखिए यहां से CD निकल आएगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? तो जितनी sin 60 की वैल्यू होती है उतनी cos 30 की वैल्यू होती है। ऊपर से sin 60 तो पीछे से cos 30, तो cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 इज इक्वल टू, अभी यहां हमें क्या दिया हुआ है? AD दिया हुआ है, तो 8 लिख दीजिए। CD निकालना है, ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? ये पूरा √3/2, CD को इधर ले आइए और √3/2 को पूरा उधर ले जाइए, तो CD इज इक्वल टू 8 × 2/√3। ये 2/√3 जब राइट साइड में जाएगा, CD यहां मल्टीप्लाई होगा, 2/√3/2 जब राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा, अपसाइड डाउन। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर। तो कितना आया? CD इज इक्वल टू, तो CD इज इक्वल टू आया 16/√3 मीटर। तो देखिए दोनों वैल्यू आ गई आपकी, AC भी आ गई, CD भी आ गया। अब इसको उठा के किस में रख दीजिए? 1 में। तो यहां लिख देता हूं इसको मैं, नाउ फ्रॉम 1 से क्या होगा? AB इज इक्वल टू AC की वैल्यू देखिए कितना है? 8/√3 प्लस CD की वैल्यू क्या है? 16/√3। यहाँ 16/√3, इसको सॉल्व कर देते हैं, मीटर में होगा। तो AB इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर देखिए दोनों का सेम है, तो LCM में कोई चेंज नहीं आएगा, डिनोमिनेटर सेम है। तो हम सीधे सीधे क्या होता है? डिनोमिनेटर को लिख देते हैं और न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा। तो 16 + 8 कितना हुआ? 24। अब ये मेरा आंसर नहीं होगा, याद रखिए। मुझे क्या करना होगा? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा।
ध्यान रखिएगा जब भी आंसर न्यूमेरिकल फॉर्म में आ रहा है, न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दीजिए। करिए रेशनलाइज, तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 24/√3। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां जो डिनोमिनेटर होता है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/√3 ऊपर और नीचे 3, तो इसे कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 8√3 मीटर्स ये आपका आंसर हो गया, 8√3 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन आसान था और प्रैक्टिकल नॉलेज से बेस्ड क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल नॉलेज से बेस्ड मींस जो चीजें हमें डेली लाइफ में दिखने को मिलती है उस तरह का क्वेश्चन है। आपने देखा होगा इस तरह की कई कंडीशन, जब बारिश के दिन रहती, स्टॉर्म आता, तो इस तरह की कई कंडीशंस पैदा हो जाती। तो देखिए कितना हमारा डेली लाइफ से कनेक्टेड क्वेश्चन है या स्किल बेस्ड क्वेश्चन है कह सकते हैं हम इसको। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन जरूर आता है, ये याद रखिए। इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, 15-16 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, सारे के सारे आपसे बन जाने चाहिए। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे नहीं बन रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो a contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. तो एक कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको 2 स्लाइड्स लगानी है। तो 2 स्लाइड्स किस तरह से निकल लगानी है, तो जो 5 साल के बच्चे हैं, अब उनके लिए नेचुरल सी बात है कि 5 साल के लिए बच्चों के लिए ज्यादा स्टीप स्लाइड नहीं हो सकती, यानी ज्यादा ढलान हो जिसका बहुत। सो उसके लिए क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, सी प्रिफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो ये 1.5 मीटर वाली स्लाइड जो है ये बच्चों के लिए है। इसकी हाइट 1.5 मीटर है, कहां से, ग्राउंड से। तो ये आपका ग्राउंड हो गया। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पर इंक्लाइन है। तो एक्सपेक्टेडली 30 डिग्री का एंगल जहां आपका बन सकता है, एक पॉइंट पर जाइए और वहां इसको मिला दीजिए। तो मैं यहां से मिला दे रहा हूं इसको, तो ये मैंने मिला दिया। सपोजिंग दैट दिस इज एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये ABC एक ट्रायंगल आ गया आपका। दूसरा क्या बोल रहा है, वेयरएज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए क्या कर रहा है, सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड। अब ज्यादा स्टीप, छोटे बच्चों के लिए ऐसी थी, बड़े बच्चों के लिए और ज्यादा स्टीप स्लाइड एकदम ऐसी। तो बड़े बच्चों के लिए क्या बोल रहा है वो, हाइट 3 मीटर देना है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल यहां से कितना होगा देख लेते हैं। ये हाइट सपोज ये है पॉइंट D, तो ये हाइट जो है 3 मीटर है। तो 60 डिग्री का एंगल मुझे यहां से लगभग ले लेना है इस ग्राउंड के ऊपर। तो इस ग्राउंड के ऊपर सपोज 60 डिग्री का एंगल मैंने यहां पर ले लिया कि ये मेरा 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री। तो D ये F पॉइंट हो गया। तो इस तरह से ये एक स्लाइड बड़े बच्चों के लिए और ये वाली स्लाइड छोटे बच्चों के लिए। तो बड़ी स्लाइड यानी यहाँ से स्लिप होने वाला पोर्शन ये है, यहाँ से सीढ़ियां लगी होती हैं, आपको पता है, ऊपर चढ़ने के लिए, और इधर से स्लाइड होते हैं। ऐसे ही छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ सीढ़ियां लगी होती, ऊपर चढ़ी और स्लाइड हुई है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो ये तो बहुत आसान हो गया, लेंथ ऑफ स्लाइड पूछ रहा है आपको। क्या क्या दिया हुआ है आपका, देखिए ये ग्राउंड पर है, ये सीढ़ियां जो लगी हुई है, ऊपर चढ़ने के लिए फिर स्लाइड करना है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री, अगेन यहाँ ये 90 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री। तो मैंने आपको कहा था कि फिगर आपका सही बन गया तो आपका काम हो गया, 100% ऑफ योर वर्क इज डन। तो यहां पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अगर ना लिखूं तो सिर्फ सिंपली ये लिखूंगा कि ABC ट्रायंगल या ट्रायंगल ABC रिप्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ स्लाइड फॉर यंगर चिल्ड्रंस, है ना, या स्लाइड फॉर चिल्ड्रंस ऑफ एज ग्रुप 5 इयर्स। तो 5 इयर्स एज ग्रुप वाले चिल्ड्रंस के लिए कौन सा है, ट्रायंगल ABC। तो यहां पर विथ और लिख दीजिए, विथ AB क्या है, AB इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू कितना है, 1.5 मीटर, this is height, and
एंगल ACB is equal to 30 degree. Therefore, in triangle ABC, we have, अब आपको यहाँ क्या निकालना है, स्लाइड निकालना है, स्लाइड निकालना है, BC निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस देख लीजिए 90 और 30, तो बेस 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या है, हाइपोटेनस, तो P बाय H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एकदम सिंपल, पहला वाला रेशो। तो साइन 30 डिग्री लगा दीजिए हैं, थीटा की जगह देखिए 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है BC, वैल्यू रख दीजिए। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, मैंने आपको बोला था फिंगर पे याद कर लेंगे, 0 1/2 1/2 √3/2 1, बिल्कुल ऐसे याद रखना, 0 30 45 60 90, 0 1/2 1/2 √3/2 1। तो चलिए इसको यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। AB की वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर, और BC यहाँ रख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर BC जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 इधर जाएगा, तो 2 इंटू 1.5 मीटर होगा, 2 इंटू 1.5 मीटर, तो कितना हो गया 15 टू 30, तो 3.0 मीटर। ये पहला आंसर आ गया मेरा, या 3 मीटर इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। अगर मैं हाइट 1.5 रखना चाहता हूं किसी स्लाइड की, क्या करना चाहता हूं, स्लाइड की हाइट 1.5, तो 3 मीटर का मुझे जो है ये लेना पड़ेगा, स्लाइड वाला जो ये रहेगा ऑब्जेक्ट है ना, स्लाइड ऑब्जेक्ट अगर मैं कितना लूंगा 3 मीटर का लूंगा, तो ऑटोमेटिकली यहां कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल अपने आप बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, इन ट्रायंगल DEF फॉर, क्या है ये, एल्डरली चिल्ड्रंस, यहां पर हाइट कितनी है सब लिख देते हैं। तो हाइट है DE इज इक्वल टू 3 मीटर, DE इज इक्वल टू 3 मीटर, और क्या है एंगल DFE, एंगल DFE इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है ये, तो 60 डिग्री का एंगल चाहते हैं। हाइट आप सीधे मेजर कर सकते हैं ऐसे कि 3 मीटर की हमने जो है सीढ़ी लगा दी है सब ऊपर चढ़ने के लिए। अब ये स्लाइड चाहिए कि इसकी लेंथ कितनी है, मान लीजिए आपके पास स्लाइड जो है बहुत लंबी स्लाइड रखी हुई है, उसमें से कट करके निकालना है आपको, या बनाना है आपको कि कितने मीटर की स्लाइड बनाए, तो वही चीज यहाँ हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ भी वही होगा, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस हमको निकालना है, तो P/H लगा देंगे हम। तो P/H का फॉर्मूला किसका होता है, साइन थीटा का, तो यहाँ पर थीटा है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है DE अपॉन हाइपोटेनस है EF, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर DE अपॉन EF रख देते हैं वैल्यू। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है, और D जो है कितना है, D है 3 मीटर अपॉन EF कितना है वो हमें निकालना है। ट्रांसपोज करिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा, EF इधर जाएगा तो EF इधर जाएगा तो √3EF हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो 3 इंटू 2, तो कितना है फाइनली EF इज इक्वल टू 6, और √3 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो 6 अपॉन √3। अब इसको रेशनलाइज भी कर दीजिए यहीं पर, तो √3 अपॉन √3, तो कितना हो गया 6 √3 अपॉन 3, कैंसिल करिए तो 3 बन जा, 3 2 जा 6, तो 2 इंटू √3 की वैल्यू जहां पर आप डाल सकते हैं। अगर √3 की वैल्यू डाल देंगे तो आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर इसी तरह से दिया हुआ तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, क्योंकि √3 ऊपर है तो हम आंसर को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर इसकी जो है √3 की वैल्यू भी डाल सकते हैं 1.732 और मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। तो यहां से हमें ये पता पड़ जाएगा कि इसकी हाइट, इसकी लेंथ स्लाइड की हमें कितना देना है। तो यहां बात आपको समझ आ गई होगी बच्चों कि आपको क्या करना है। आपको पहले तो इसमें जो बेसिक्स हैं, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए।
और उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, ये सिंपल क्वेश्चंस थे जो हमने किए हैं आज। इन सिंपल क्वेश्चंस में हमने सबसे पहले क्या काम किया, आपने देखा होगा, सबसे पहले हमने काम किया है कि प्रॉपर फिगर हमारा बन जाए। जैसे ही प्रॉपर फिगर बनेगा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने बताया था एकदम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलेज यहाँ पर यूज होते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला जो सेशन होगा उसमें हम कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो भी करेंगे। अभी ये जो क्वेश्चंस देख रहे थे आप, ये सारे के सारे एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, तो वहां हम देखेंगे कि किस तरह से हमको उनको सॉल्व करना होता है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। सो you try solving other questions which are similar to the questions we have solved today. Okay children, have a good day till then. Bye.